अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आमना जावेद और मैं आपको वेलकम करती हूँ अनदर एपिसोड ऑफ आइज ऑन पॉलिटिक्स। इस शो में हम पाकिस्तान के कुछ नामवर पर्सनालिटी से गुफ्तगू करते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं। वी ट्राई टू टॉक टू देम अबाउट दोज थिंग्स जो वो नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद नहीं करते। और हमारे आज के गेस्ट एक बहुत फ्रेश और यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में पाकिस्तानी मीडिया में अपनी काफ़ी अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेजेंस बनाई। उनका नाम है जमील फारूकी साहब। जमील फारूकी साहब, आई वेलकम यू टू आइज ऑन पॉलिटिक्स। कैसे हैं आप? व्हाट इज हैपनिंग आजकल के इस वेरी टमल्चुअस टाइम में? थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। लाइकवाइज विशेस, बहुत शुक्रिया। सर, आप इतने यंग एक आपके इतनी यंग एज से आपने इतना बड़ा नाम कमाया। आपकी जो प्रोग्राम की रेटिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसके पीछे क्या क्या राज है? व्हाट इज द बैक स्टोरी बिहाइंड दैट? अच्छा, सबसे पहले बात तो रहे नाम अल्लाह का, जो कामयाबियां हैं, जो इज्जत है या जो थोड़ी बहुत सक्सेसेस हैं, उसके पीछे जाहिर है कि दुआएं भी कारफरमा होती हैं आपकी फैमिली की। लेकिन दस्ते शफकत जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की करम नवाजी के साथ ही बंदा आगे निकलता है, फलता फूलता है। रेटिंग नो डाउट रेटिंग अच्छी रही है और उसकी वजह सिर्फ रेटिंग लाना नहीं रहा। मैं आई ऑलवेज टेंड टू वर्क वेरी पैशनेटली ऑन माय कंटेंट, और कंटेंट के ऊपर जब आप इतना पैशनेटली काम कर रहे होते हैं बगैर ये ज़हन में रखे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो फिर रिजल्ट अल्लाह देता है। और उस स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में बड़े बड़े मेन स्ट्रीम एंकर्स पीछे रह जाते हैं, जिन्होंने 20-20 साल मेहनत करके शायद उस तरह की वीडियोस जनरेट नहीं की या उस तरह का कंटेंट डेवलप नहीं किया जो हमने 6 महीने में कर लिया, तो उसकी रीजन सिर्फ ये थी कंटेंट के ऊपर बड़ी मेहनत की और अल्लाह की खासी करम नवाजी। जी। तो आपका ये जो एक जर्नलिस्टिक जर्नी थी, ये आप उसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? क्या आपने एक रिपोर्टिंग से शुरू की थी, क्या एंकरिंग से शुरू की थी? वर यू ऑलवेज, आप होता है ना कि शुरू से ही एक आपने सेट किया होता है पैरामीटर कि मैं दिस इज व्हाट आई टेंड टू अचीव, उस तरह का कुछ सिस्टम था, या वाज इट समथिंग जो कि यू फिगर्ड आउट ऑन योर ओन एज यू ग्रू अप? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई डिफाइंड जर्नी नहीं थी, ये अनडिफाइंड किस्म की, इनडेफिनेट किस्म की जर्नी थी। और एक गांव में पला बड़ा शख्स, जिस तरह सलमान फारूक भाइयों की तरह है, वो तो मेरी जर्नी से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। और सलमान वाज देयर विद मी इन समा टीवी देयर इन कराची। और जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि मैं पैदाइशी तौर पर यतीम था। दोनों वालिदैन मेरे गुजर चुके थे बचपन में ही, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, तो मैं कराची जैसे शहर चला गया और आफ्टर मैट्रिकुलेशन, और वहां पर जो है जिस तरह से वो एक खुदरौ पौधा होता है, कैक्टस प्लांट, अपने अंदर पानी और खुराक स्टोर कर लेता है, तो हमने भी अपने अंदर जो है ना पानी और खुराक स्टोर कर लिया। और लाइफ लाइन एक ही थी, उस लाइफ लाइन को मद्देनजर रखते हुए कभी फुटपाथ पे सोना पड़ा, तो कभी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के लंगर के ऊपर खाना खाना पड़ा, तो वो किया। बनना डॉक्टर था और एक्सीडेंटली हम जर्नलिज्म की तरफ आ गए, क्योंकि अपने साथ नाइंसाफियां और ज्यादतियां इतनी हो गई। और जब इंसान के साथ नाइंसाफियां और ज्यादतियां बहुत हो जाएं तो आप सेंसिटिविटी प्रूफ हो जाते हैं, आप लोगों की तमस्खर और तनकीद प्रूफ हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आपके पास एक ही लाइफ लाइन होती है कि आपको करना है तो क्या करना है। तो मेरे पास भी ऑप्शन यही था कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। मेरे साथ के जो लोग थे, कोई अल्लाह ना करे, बस उनके बारे में मैं क्या डिस्कस करूंगी, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, लगा रहा, सिस्टम के साथ जुड़ा रहा। करना मुझे एमबीबीएस था और उसके लिए मैंने इनिशियल एजुकेशन मेरी एफएससी जो प्री मेडिकल्स में थी, उसके बाद एफएससी करने के बाद मैं डिबेटर था, बहुत अच्छा डिबेट कर लेता था। और उस वक्त ट्रेंड आया हुआ था जर्नलिज्म का, मीडिया का, नए नए टीवी चैनल यूज हुए थे, तो डिबेट कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा नाम कमाने की वजह से हमारे सीनियर्स ने हमें मशवरा दिया कि आप जो है ना टीवी की तरफ जाएं। तो मेरा तो कोई सोर्स नहीं था, कोई रिसोर्स भी नहीं था, और हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था घरों में। तो मेरी एक स्टूडेंट थी नाशिया, नाउअडेज शी इज इन साउथ अफ्रीका,
और वहां पर नाशिया ने मुझे कहा, सर आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट दिखते हैं, आप बोलते भी अच्छा है, तो आप टीवी की तरफ क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं टीवी होता क्या है। और वो बंदा जिसके पेरेंट्स दोनों जो है वो रिलीजियस स्कॉलर हो, और उसका बेटा उनका बेटा टीवी पे आ जाए तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा अलमिया था। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है, उस टैबू को कौन ब्रेक करेगा? तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। कहती नहीं सर आप टीवी वो नहीं रहा, अब आप न्यूज की तरफ जा सकते हैं। तो मैं अगर आपको कहीं रेकमेंड कर दूं या हमारे पेरेंट्स कर दें तो आप चले जाएं, आप बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी, आप जाएं, आपकी जगह बन सकती है। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, एक उनके अंकल थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी, और उस फर्म के क्लाइंट थे रोशनी टीवी और सन टीवी। तो मुझे रोशनी टीवी में रेकमेंड करके भेजा गया। तो उधर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। कंपटीशन में मैं जरूर गया, तकरीबन 1400 एप्लीकेशन थी, उनमें से 5 शॉर्टलिस्ट हुए थे, मैं भी शामिल था उसमें। और उन 5 में से 2 सिलेक्ट हुए जिनको उन्होंने ट्रेनिंग एंकर रखा। और मैं भी उस वक्त उस स्क्रीन में आना बड़ा मुश्किल था। आजकल तो कोई भी मतलब जाके आप स्क्रीन प्रेजेंस हो तो आप सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, टीवी पे बैठ जाते हैं। उसमें बड़ा मुश्किल था। ये मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ। इंटर करके सीधा मैं जर्नलिज्म में आ गया। तो उन्होंने मुझे नाइट शिफ्ट में जो है ना न्यूज एंकरिंग का मौका दिया, रोशनी टीवी ने। और नाइट शिफ्ट में मैं न्यूज एंकरिंग करता था। सुबह में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, यूनिवर्सिटी जाता था, और शाम में मैं ट्यूशन पढ़ाता। तो ये राउंड द क्लॉक एक्टिविटी रही कोई मेरी 3 साल तक। तो उसके बाद फिर यही सिलसिला रोजगार बनता गया। 3 मैंने मास्टर्स किए, तीनों में मेरे पास गोल्ड मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 किताबें मैंने लिखी अब तक। पहली किताब मेरी इंटर के फौरन बाद पब्लिश हो गई थी, और अब तक 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। इतनी मेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है, यानी मुझे तकरीबन 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। और यंग एज से 15 साल तक का एक्सपीरियंस, मतलब इस एज में लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं जिस एज में मेरे पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन कोई 8 ऑर्गेनाइजेशन में अब तक मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें सन टीवी, रोशनी टीवी, समा, सीएनबीसी पाकिस्तान, एक्सप्रेस न्यूज, डॉन न्यूज, नियो टीवी और आप न्यूज शामिल है। और सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग न्यूज एंकर से न्यूज एंकर बनकर ही अपने करियर को खत्म कर देते हैं। मैं हर इदारे में अल्लाह का शुक्र है 2 स्टेप ऊपर चढ़ता गया। और उसके बाद जो आप न्यूज का मेरा प्रोग्राम था, दी एडिटोरियल के नाम से, उसने फिर चाहे वो विकी कजन है जमाइमा का वो वाला स्टंट हो जिसने सुपर हिट किया उसको, या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स थे जो सुपर वायरल हुए, और 500 मिलियन प्लस व्यूज मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट के खाते में भी नहीं आते। एक एक क्लिप अगर आपका 500 मिलियन प्लस व्यूज ले जाता है तो उसका मतलब है कि आपके कंटेंट के अंदर कोई ना कोई दम है। तो बस इस तरह से ये जर्नी थी मेरी, छोटी सी मुख्तसर सी कहानी। ये जो इतनी आपके अंदर पैशन और एनर्जी है, इसके पीछे क्या राज है? बिकॉज ये अभी जो सुनने वाला, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स और ऑडियंसेस होंगे, वो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी ले रहे होंगे, बट हर किसी के अंदर ये ड्राइव नहीं होती है। तो आई वंडर एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि ये ड्राइव आपके अंदर कहाँ से आई है। ड्राइव आगे देखो मेरे जिसमें बेजान को, सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन। तो जब आपके पास लाइफलाइन एक ही हो ना, तो ड्राइव खुद ब खुद आप सेल्फ ड्रिवन हो जाते हैं। और जब आपके लिए रास्ता बन जाता है तो रास्ता बनने के बाद आपको अपनी बका की जंग लड़ना हो। और बका की जंग वही लड़ सकता है जिसमें सस्टेन करने की सलाहियत होती है। जब मैं इस प्रोफेशन में आया और हर 3 महीने बाद चैनल बंद हो रहा था, खैर अब भी बंद हो रहे हैं, तो मेरी फैमिली ने मुझे, मेरी सिस्टर्स ने बड़ा मशवरा दिया। वो कहती है यार कोई बैंक ज्वाइन कर लो, किसी कोई बिजनेस शुरू कर लो, थोड़ा बहुत तुम पैसा जोड़ चुके हो, कोई बिजनेस शुरू कर लो। ये मैं शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ 2005-6, क्योंकि चैनल बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं मुझे इसी सिस्टम के साथ इसी 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 में लगे रहना है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग इसी में। तो आज 15 साल गुजर गए हैं, और अब मेरी सिस्टर्स वही कहती हैं देखो ना, हर 4 साल बाद कोई मुस्तकिल मिजाजी के साथ। मैंने कहा इससे बड़ी मुस्तकिल मिजाजी क्या होगी कि चैनल्स बंद हो रहे हैं, शोज बंद हो रहे हैं, बंदा टिका हुआ है। मैंने कहा जो मुझे करना आता है मैं वही करूंगा, मुझे वो करने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं जब अपने काम को इंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे वो काम काम नहीं लगता, मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा लगता है। और अगर इसके अलावा मुझे कहीं आप लगा भी देंगे ना, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसा ही है।
यानी मेरे साथ के लोगों ने कई अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए, लेकिन मैं इसी में, मुझे पता है मुझे इसमें अच्छा खासा मेरा हैंडसम अर्निंग भी है और नाम का नाम भी है, और आपकी एक एक्सपर्टीज होती है। जब आप उस एक्सपर्टीज के लेवल पे चले जाते हैं तो वही पैशन आपकी बका की जंग के लिए आपको आगे ड्राइव करने पर मजबूर करता है। अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने फील्ड ऐसे सिलेक्ट किया। और अगर आप चलते रहते हैं और उस स्ट्रीम के अंदर अपने आप को मनवाते नहीं है तो फिर भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो फील्ड आप छोड़ देते हैं तो फिर आपकी फैमिली आपको नहीं छोड़ेगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो फैक्टर्स बनकर आपको ड्राइव कर रहे होते हैं, और हम चले जा रहे हैं उसी सिस्टम के अंदर, स्ट्रीम के अंदर चले जा रहे हैं। सर, अगर मैं थोड़ा जर्नलिज्म की उसमें से पर्सपेक्टिव से एक सवाल करूं, बड़ी एक लोग मतलब ये आजकल बहुत से सवाल खुद का भी तज्जिया है और बहुत सारे और सवाल भी लोग करते हैं कि क्या फर्क है एक एंकर में और क्या फर्क है एक जर्नलिस्ट में। देखिए दोनों लाजम मलजूम है। जर्नलिस्ट बड़ी वाइड टर्म है, और जर्नलिस्ट हर तरह के डिपार्टमेंट से गुजर चुका होता है। वो रिपोर्टिंग भी कर चुका होता है, वो कॉपी डेस्क पे भी बैठ चुका होता है, उसको एडिटिंग का भी पता होता है, वो न्यूज डेस्क के ऊपर भी बैठ चुका होता है, वो असाइनमेंट डेस्क को भी देख चुका होता है। ये मुख्तलिफ न्यूज रूम के डिपार्टमेंट्स हैं। वो प्रोडक्शन को भी देख चुका होता है, और पीसीआर को भी देख चुका होता है। उसको वक्त पढ़ने पर एमसीआर को भी देखा हुआ होता है उसने, और वक्त पढ़ने के ऊपर वो स्क्रीन के ऊपर एज ए न्यूज एंकर भी बैठ सकता है। तो जब उसने हार्डकोर रिपोर्टिंग की हुई हो, जब वो डेप्थ ऑफ द इश्यूज को समझता हो, जब उसको 5 Ws का पता हो कि ये स्टोरी क्या है, और वक्त आने पर उस स्टोरी के ऊपर स्टैंड लेना भी जानता हो, तो वो जर्नलिस्ट है। और एंकर तो जिस तरह जहाज के साथ एक भारी वजन रखकर किसी शिप को रोक दिया जाता है, इसी तरह स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एक शख्स को बिठा दिया जाता है जिसकी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर लोग रुक जाते हैं। अब उसमें और उस जर्नलिस्ट में फर्क है जो अपनी स्टोरी पर स्टैंड करना जानता है। इब्नुल वक्त है हमारे दौर के बहुत सारे टीवी प्रेजेंटर्स जो कि अपने आप को एंकर कम जर्नलिस्ट गर्दानते हैं। तो एंकर तो कोई भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मैथ्स कॉम का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो वो स्क्रीन प्रेजेंस जिसकी है और जो ओपिनियन बिल्ड कर सकता है वो एंकर है, और उसको एंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जर्नलिस्ट कम एंकर वही होगा जो अपनी स्टोरी के तमाम बेसिक्स को जानता है, जो अपनी स्टोरी के तमाम 5 Ws को जानता है, जो वक्त आने पर स्टोरी के ऊपर स्टैंड ले सकता है। बहुत सारे बिक भी जाते हैं जो स्टैंड ले सकता है, और इसके अलावा उसको तमाम सेगमेंट्स ऑफ द न्यूज रूम का पता है। और फिर अगर उसको मौका मिलता है कि वो स्क्रीन पे भी बैठ जाए, तो ही इज ट्रू प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो टीवी के ऊपर ओपिनियन मेकर हैं, उनमें से खाल खाल ही जर्नलिस्ट हैं। और मेरे ख्याल में 70 to 80% जो है वो टॉप रैंकिंग के जो शोज हैं, उनके जो एंकर्स हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। एक साहब हैं जो 10 बजे का शो एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे करते हैं, और नंबर 1 शो है पाकिस्तान का। ही इज ए पेट्रोलियम इंजीनियर, यू नो, ही इज ए पेट्रोलियम इंजीनियर, और उसके बाद उसने बिजनेस में एमबीए किया हुआ है। एक और एंकर है, वो भी 10 बजे का स्लॉट करते हैं, आजकल स्क्रीन से ऑफ है, पाकिस्तान के अंदर ही है, वो भी इंजीनियर हैं। और कुछ नाम ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनली वो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, एक आजकल एक और बहुत बड़े चैनल के ऊपर एक खातून है जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती है, वो भी 10 बजे का स्लॉट कर रही है, और उन्होंने बी फार्मेसी कर रखा है। यानी वो डॉक्टर इन फार्मेसी है, लेकिन 10 बजे का स्लॉट करती है, वो अपने आप जर्नलिस्ट कहलाती है। तो ये इस मुल्क का नहीं है। दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर ओपिनियन मेकर्स, दे आर स्क्रीन प्रेजेंटर्स एक्चुअली, and they can produce ripples in the society by their own opinion, but they are not actually the journalists. तो हमें ये डिफरेंस कर लेना है। जर्नलिस्ट का आप देखेंगे उनकी पुरानी वीडियोस जाके देखेंगे, वो फायरिंग को भी सहते हैं, उनको लोग गालियां भी देते हैं, धक्के भी देते हैं, वो ओपन हैंडेडली जाकर रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एंकर्स और जर्नलिस्ट में। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ओपिनियन मेकर्स हैं या स्क्रीन प्रेजेंटर्स हैं, वो ज्यादातर जर्नलिस्ट नहीं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इसमें, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिए बगैर बताया है कि हाउ दे आर नॉट रियली कमिंग फ्रॉम एन एजुकेशन बैकग्राउंड जो कि जर्नलिज्म का है। इसके बारे में आप कुछ बात करेंगे? डू यू थिंक कि पाकिस्तान एक मतलब एक जिस तरह का हमारे हालात चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजों में नेपोटिज्म है, डू यू थिंक कि इसमें नेपोटिज्म का कुछ
रोल है, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, क्योंकि या फिर उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो जर्नलिज्म के हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, या उनके अगर दे इफ दे हैव अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस इवन, तो दे आर नॉट रियली, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। व्हाट विल यू से अबाउट दिस? यार इन्फ्लुएंस तो हर जगह होता है, मतलब इन्फ्लुएंस को तो आप बिल्कुल भी ओवर रूल नहीं कर सकते, वो हर जगह है। उसके बगैर तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता, और सिस्टम के अंदर है। लेकिन ये कह देना कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सेम पैटर्न पे सेम होना जरूरी है। अब देखें ना, अब दो चीजें हैं ना, तो जर्नलिस्ट है वो इस प्रोफेशन में बाय चॉइस होता है, ठीक है। और जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, यानी प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, वो इस प्रोफेशन में बाय बिजनेस होते हैं। जो बंदा बाय बिजनेस है वो अपने पास एम्प्लॉय उसी को रखेगा जिससे उसको फायदा हो रहा होगा। अब उसको एक बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट है जिसको सब कुछ आता है लेकिन उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, उससे वो फायदा नहीं होगा जितना फायदा एक खूबसूरत ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक किस्म की फीमेल डॉक्टर बिठाकर 10 बजे के स्लॉट में से उसको हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा उस खूबसूरत बेहतरीन चश्मा लगाए हुई ब्यूटीफुल सी फीमेल को बिठा के, ताकि वो उस स्लॉट को बेच सके, उसका स्लॉट बिके और उसको पैसा आए, रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये प्राइवेट एंटिटीज का तो रोल है। तो वो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो एजुकेशन पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां इन्फ्लुएंस भी यूज होता है। जिसकी लक चल पड़ी तो वो अपनी लक पे कामयाब भी हो जाता है। हाँ, अब दो तीन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी कंपाउंडर को 5 साल के लिए किसी एमबीबीएस के साथ लगा दें और हम कहें कि 5 साल बाद वो डॉक्टर बन के सर्जरी कर सकेगा, तो मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी फीमेल डॉक्टर को चश्मा पहना के किसी 10 बजे के स्लॉट में एज एन एंकर पर्सन बिठा दे और हम कहें कि ये जर्नलिस्ट बन गया है और ये ओपिनियन डेवलप, हाँ, बाय हुक और क्रुक सोशल मीडिया के जरिए इधर उधर वो वायरल तो होना शुरू हो जाए, लेकिन जिसको उसकी बेसिक्स का, जिसको पता है कि ये डॉक्टर है, शी इज नॉट अ जर्नलिस्ट, शी इज शेयरिंग द स्क्रीन विद द पीपल बाय सम इन्फ्लुएंस, ठीक है, बाय हर लुक्स, या बट डिफरेंट चीजें उसमें मैटर करती हैं, तो वो हमें पता होता है। बट एक और चीज भी बड़ी इसमें मैटर करती है कि जो ओपिनियन डेवलप होती है वो ओपिनियन बता देती है कि जर्नलिस्ट की ओपिनियन है या डॉक्टर की ओपिनियन है या कंपाउंडर की शक्ल में जो सर्जन बना हुआ है उसकी ओपिनियन। तो ये ओपिनियन से पता चल जाता होता है। तो जो पब्लिक है ना, पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, लेमैन बहुत ज्यादा है लेकिन पढ़े लिखी जो पब्लिक है वो समझती है कि कौन क्या है। अब जो बंदा अपने मुंह से ये कह दे कि जी मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं ओपिनियन मेकर जरूर हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब का, जो एक चैनल के ऊपर एज एन एनालिस्ट बैठते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी किताबों की वजह से मशहूर है, जो कयामत के हवाले से, ठीक है। वो अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर बरमला कहते हैं कि मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर था, उसके बाद मैंने रिलीजन के ऊपर काम किया, उसके बाद लोगों ने मेरे ओपिनियन को सराहना शुरू कर दिया, तो मैं आज आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसी तरह एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो उनके मतलब एक एक वीडियो के लाखों व्यूज होते हैं, लेकिन ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट। वो पिछले 15 साल से कॉलम लिख रहे हैं, अब ओपिनियन मेकर के तौर पर एज एन एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं और वो रिलीजन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। ही वॉज एक्चुअली ए ब्यूरोक्रेट। इसी तरह एक एंकर है जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, टीवी चैनल के ऊपर एज एन एंकर बैठे हुए हैं, बट ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट, चश्मा लगा के वो बैठे होते हैं और उनकी ओपिनियन में बड़ी दलील होती है। लेकिन जब आप एक ब्यूरोक्रेट को आप एक ओपिनियन मेकर बनाकर बिठा देंगे तो जर्नलिस्ट तो नहीं होगा ना। तो हमारे यहाँ बस एक भेड़चाल है, जिसको जिससे जितना फायदा हो रहा है, जितना पैसा, अब वो कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गया। 15 साल में हमने जितना ग्रो करना था हम उतना ही पीछे जा रहे हैं, और ये अलमिया है सोसाइटी का। क्या बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी टेक है जर्नलिज्म पाकिस्तान में, उसके हवाले से अगर मैं इसी को कंटिन्यू करके एक और सवाल पूछूं, हर जो भी फील्ड होती है उसके अंदर इंटर पॉलिटिक्स होती है, जर्नलिज्म में भी ऑब्वियसली होगी। क्या कुछ इस तरह का वाकया आपके साथ कभी हुआ हो कि आप आड़ में आ गए हो, जद में आ गए हो? मेरी तो जिंदगी ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहाँ लेग पुलिंग होती है और आपका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है, और इस सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े हरकारे पड़े हैं। अब आप सोचिए ना, जो ओपिनियन मेकर डॉक्टर है और डॉक्टर बनकर एंकरिंग की स्क्रीन शेयर कर रहा है या हॉट सीट पे बैठा हुआ है, वो क्यों चाहेगा कि एक जर्नलिस्ट जिसने फील्ड के अंदर अपने ऊपर गोलियां सही हैं, या जिसने सलमान फारूक सिविलाइज को देख रहे हैं,
सलमान फारूक ने एक बम ब्लास्ट में, मेरा मेरा कलीग था, बम ब्लास्ट में अपनी टांग गवा दी है। तो वो क्यों चाहेगा कि सलमान फारूक जैसा बंदा कल हॉट सीट शेयर करे और बड़ी पोजीशन पर गेन कर जाए या उसकी फॉलोइंग बन जाए, ठीक है? तो ये तो हर जगह है, एंड इट्स नेचुरल, दिस इज नॉट अबाउट टेलीविजन मीडिया। आप अगर एजुकेशनिस्ट हैं या एजुकेशन के प्रोफेशन में हैं, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे, नहीं चाहेंगे कि आप इतना ग्रो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको आपको थपकी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन थपकी नहीं दे रहे होंगे, आपकी टांग खींच रहे होंगे, आपका सहारा बनकर बने खड़े होंगे, लेकिन नीचे से आपकी जड़ें काट रहे होंगे। तो ये सिस्टम के अंदर है, और हम जिस सोसाइटी में है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो शायद बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये गोरों के अंदर भी है, ये हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में नहीं है, ये गोरों के अंदर भी बहुत है, ये जर्मन्स के अंदर बहुत है, मैं बड़ा इंटरेक्ट करता हूँ इन लोगों से। तो ये तो ह्यूमन साइकी है, इसको तो आप साइड पर रख दें। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप अपनी नॉलेज बेस को कितना स्ट्रांग करते हैं, कि आप एक कहते हैं ना कि एक होता है क्लासिकल प्लेयर होना, ठीक है, कि आप अपनी क्लास को कितना मेंटेन करते हुए चलते जाते हैं, और एक होता है कि एक ही स्ट्रोक के ऊपर सिक्स मारकर अगली सारी जिंदगी कुछ भी ना करने वालों में से होना। तो ये बड़ा फर्क होता है। अगर आप अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं तो आप तलत हुसैन बन सकते हैं। आप अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं तो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े नाम हैं जर्नलिस्ट के, जो कि मीडियम पेसर हैं लेकिन अपने नाम को बचाए हुए हैं। क्या उनके साथ लेग पुलिंग नहीं हुई होगी? क्या उनके लिए ऑब्स्टिकल्स जनरेट नहीं हुई होंगी, और होती हैं, हर शख्स के लिए होती हैं। बट आपको अपने प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड रहना है और अपना रास्ता खुद बनाते चले जाना है। कम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कम करे, अच्छा करे, और ऐसा करें कि वो यादगार बन जाए। दिस इज द ओनली फॉर्मूला यू कैन फॉलो एंड यू कैन गेट सक्सीड। कंट्रोवर्शियल मामलात पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबने देखा है आपके कुछ जो भी कंट्रोवर्शियल कुछ मामलात ऐसे होते हैं उसमें आपका इंतहाई सख्त स्टैंस होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोट करूं, जिस तरह कादियानियों का मसला हुआ था, तो आप ऐसे इश्यूज के ऊपर मतलब बात करते हुए व्हाट इज द, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब इस तरह की कोई भी चीज आती है अमूमन लोगों को रोका जाता है कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रख के बात करें। तो आपको कभी कैसा मतलब व्हाट इज द पुश जो आपको कंट्रोवर्सी के ऊपर मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बात करने से नहीं रोकता? मैंने जर्नलिज्म में एक चीज सीखी है, और खासतौर पर टेलीविजन जर्नलिज्म में, द मोर कंट्रोवर्शियल यू आर द मोर यू विल बी डिस्कस्ड, ठीक है? पहली बात तो ये है। और कंट्रोवर्सीज न्यूज जर्नलिज्म या करंट अफेयर्स की जान होती हैं, और जो लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, वो समझते हैं कि ये रेड लाइन है, वो रेड लाइन को टच करने से गुरेज करते हैं, तो वो रहते भी फिर बैक सीटर्स में से, वो फ्रंट सीट पे नहीं आ सकते। एक चीज, ये तो एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगली बात आपने की कादियान। मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, और पक्के मुसलमान का ये अकीदा है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी, जो इस मामले के ऊपर हल्का सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ना, हल्का सा भी, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और इस मामले के ऊपर मेरे जो बिलीफ हैं बड़े ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। मेरी अम्मा और मेरे अब्बा दोनों रिलीजियस स्कॉलर थे, और मैं उनके उस खानदान से हूँ जो जो लोगों को दीन इस्लाम की तरगीब देते थे। तो मेरे अंदर जाहिर है कि वो खून है, और उस खून के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद का खून, उस खून के अंदर बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर जाने दी हैं, उनका खून है। जंगे यमामा की बात की जाए, 1200 असहाबे किराम ने अपनी जाने कुर्बान कर दी थी, जामे शहादत नोश किया था 1200 असहाबे किराम ने सिर्फ एक जंग में, जंगे यमामा, और वो मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी। और वो इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि उसने झूठी नबूवत का दावा किया था। अब अगर मैं उस चीज के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, तो मैं उन 1200 असहाबे किराम की दी हुई शहादतों को निगेट नहीं करता। मैं क्यों उसको सरफे नजर करूं, या मैं उसको बिल्कुल ही कन्नी कतरा के क्यों निकल जाऊं उस चीज से, जब जो चीज है ही मेरे बिलीफ का हिस्सा। और यकीन कीजिए, जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात की है, तो इस टॉपिक पर बात करने के बाद साबिर शाकिर ने भी बात, नदीम मलिक ने भी बात, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया। आई कंसिडर माई सेल्फ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन, कि मैंने बात की है तो उसके बाद लोगों ने बात करना शुरू की है, और बात करना बनती है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात लिख दी गई है 1974 में कि वो शख्स मुसलमान है ही नहीं
जो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता, और जो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो हमारे यहाँ माइनॉरिटी कंसीडर किया जाता है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने आप को माइनॉरिटी कंसीडर नहीं करता वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल नहीं है। अब आप बता दें, जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और हमारे रिलीजन के साथ लॉयल नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? जाहिर है गद्दार कहेंगे। आप उसको लॉयल नहीं कहेंगे, गद्दार कहेंगे, यही कहेंगे ना। तो हर वो शख्स जो इस मुल्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो इस रीजन के साथ इस मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल नहीं है, जो आपके रिलीजन के साथ लॉयल नहीं है, जो हमारे दीन का काउंटरफीट बनाता है, तो आप उसको कैसे क्लीन चिट देते हुए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा सकते हैं? मैं तो कम से कम नहीं दिखा सकता। अब जर्नलिज्म को आप साइड पे रख दें, एंकरिंग को आप साइड पे रख दें, एज ए ह्यूमन भी देख लें और एज ए वर्शिपर ऑफ द रिलीजन भी देख लें, तो मेरे लिए तो बड़ी हार्ड लाइन है इस मामले पर, मैं पीछे नहीं हट सकता। सर, ये आप बताएं कि मौजूदा हुकूमत की अगर मैं बात करूं, तो आप जब मौजूदा हुकूमत आई तो थोड़ा बहुत एक जर्नलिस्टिक टिल्ट नजर आया। क्या मतलब थोड़ा शायद आपका उनकी तरफ है, लेकिन अब आप अपने प्रोग्राम्स में हुकूमत की थोड़ी क्लास भी लेते दिखाई देते हैं, तो ये क्या पॉलिसी शिफ्ट है या आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया? देखें, नहीं, मैं आपको बात, इस मुल्क के अंदर 30 से 35 साल एक ही क्लास से ताल्लुक रखने वालों लोगों ने रूल किया था, ठीक है, और वो रूल करते हुए नजर आ रहे थे। तो हम इसी मुल्क की सोसाइटी का हिस्सा है, और जब हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है तो हमें पता होता है कि यार पिछले 30-40 साल में लोगों ने यहाँ पर रूल किया है, इस मुल्क को दिया उतना नहीं है जितना इस मुल्क से ले लिया गया है। तो हमें थोड़ा सा अपने मामलात में तब्दीली लाना होगी, अपनी सोच में, अपनी फिक्र में तब्दीली लाना होगी। तो यकीनी तौर पर जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले भी और इलेक्शन होने के बाद भी आई वॉज होपफुल, और मैं इतना होपफुल था कि मैं सपोर्ट कर रहा था कि तब्दीली कम से कम इस सेटअप के अंदर आनी चाहिए, ताकि नए लोग आए और वो शायद यूथ को भी अंडरस्टैंड करें, शायद मेरिट का निजाम बहाल हो जाए, शायद डिलीवरेंस बेहतर हो जाए, शायद ये सिस्टम तब्दील हो जाए। तो हमने सपोर्ट किया, और मेरी तरह के बहुत सारे यूथ ने सपोर्ट किया, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होगा। इवन दो आई डिडंट कास्ट द वोट येट इन माय लाइफ टाइम, मैंने कभी वोट नहीं डाला, उसकी वजह है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं उसमें ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं जा ही नहीं सकता। तो लेकिन मेरी मॉरल सपोर्ट तमाम तर साथ थी। फिर जब पहले 6 महीने गुजरते हैं तो मुझे उसी तरह के हवारी खान साहब के इर्द गिर्द नजर आते हैं, मुझे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के छोड़े हुए लोग खान साहब के इर्द गिर्द नजर आते हैं। मुझे ये नजर आता है कि खान साहब कहते थे कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, वो आईएमएफ के पास गए। मुझे नजर आता है कि खान साहब ने वादा किया था कि मैं जनूबी पंजाब को सूबा बना दूंगा, वो नहीं बना पाए। मुझे ये नजर आता है कि खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को एक्सपेल कर दूंगा अगर उन्होंने करप्शन की, तो वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये नजर आता है कि खान साहब ने कहा था कि पहले 100 रोज में मैं डिलीवर करूंगा तो रिपोर्ट सामने आ जाएगी, वो नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है कि सानिया मॉडल टाउन केस की रिपोर्ट को उन्होंने कहा था पब्लिक कर दूंगा, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि साहिवाल के अंदर जो वाकया हुआ था उसमें जो दोषी होंगे उनको हम सजा देंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि ये रियासत मदीना होगी, और रियासत मदीना के अंदर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर लड़ता हुआ नजर आता है आपकी रोयत हिलाल कमेटी के उलमा कराम से, तो कौन सी ऐसी रियासत मदीना होगी जहां पर वुजरा उलमा कराम से लड़ते होंगे, ठीक है? और कौन सी ऐसी रियासत मदीना होगी जहां सूद का कारोबार होगा, जहां पर आपके बैंक से इंटरेस्ट बेस्ड होंगे? तो ये वो तमाम बातें थी जो खान साहब ने की थी, और हम तो क्योंकि पब्लिक है, और पब्लिक तो होती है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो पब्लिक बन गई, और पब्लिक बनी है तो अब ये आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हुए। तो मैं भी तो फिर एक वाइज ओपिनियन रखने वाला एक एंकर भी हूँ और ह्यूमन भी हूँ। तो मैंने जब देखा कि पहले 6 महीने में डिलीवर नहीं हो रहा, और मुझे ये अंदाजा होना शुरू हो गया कि ये दिस इज जस्ट लॉलीपॉप, मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगा जब तक होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब आपको 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में भी सिर्फ ऊपर ऊपर के सिक्सर फोर्स बाउंसर्स आ रहे हैं, और काम नदारद। तो काम जब होता हुआ नजर नहीं आता तो फिर तनकीद हमारा हक है। मैं भी एक ह्यूमन हूँ, एक एंकर हूँ, और एक एंकर चीजों को बड़ा वाइजली और वाइडली देख रहा होता है, प्रेगमेटिकली देख रहा होता है, चश्मे के उस तरफ देख रहा होता है, दीवार के उस तरफ देख रहा होता है, उसको अंदाजा होता है क्या हो रहा है। तो इन 2 साल के अंदर जो हुआ वो डिलीवरेंस मुझे उस तरह की होती हुई नजर नहीं आई। मुझे उसी तरह की बातें और उसी तरह के दावे वादे, अपेरेंट किस्म की ब्रेकिंग न्यूज, और बस ओपन एंडेड जो रिपोर्ट्स मार्केट होती हैं वो नजर आई हैं।
तो जब ये चीजें होती हुई नजर आती हैं तो फिर तो इंसान को क्या कहिए। लेकिन एक बात कहने की है कि खान साहब 92 के वर्ल्ड कप में भी अपनी किस्मत के धनी थे, और लकी कह सकते हैं कि एक पॉइंट से कम बैक करने वाला वर्ल्ड कप ले गया। और अब भी मुझे वो किस्मत के धनी इसलिए नजर आते हैं क्योंकि 2 साल में डिलीवरेंस ना होने के बावजूद और इकोनॉमी अभी जो टेक ऑफ करती हुई नजर आ रही थी वो ना होने के बावजूद कोरोना आ गया। अब कोरोना आया है तो वो फेस सेविंग मिल गई, और अगले 3 साल तक खान साहब यही कहते हुए नजर आएंगे जी, क्योंकि मैं तो अभी टेक ऑफ कर ही रहा था, इकोनॉमी मेरी अभी इस दलदल से निकल ही रही थी कि कोरोना आ गया, और कोरोना आया है तो मैं अब कोरोना से डूबती हुई इकोनॉमी को बचाऊं या फिर आपको डिलीवर करके दिखाऊं। तो ये 3 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में खान साहब रीइलेक्ट होंगे, 5 साल और निकल जाएंगे। तो ये वो चुनचुना है जिससे हम खेलते चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम खेलते चले जाएंगे। डिलीवरेंस कोई नहीं है आदत के साथ। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, और मैं पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी और जर्नलिस्टिक लेवल पे भी हर लिहाज से डिसअपॉइंट। सर एक बड़ी होती है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज निकल के आ जाती हैं, सरफेस कर लेती हैं, कभी कभार वो फिर एक मीडिया डिस्कोर्स का हिस्सा भी बन जाती हैं। फॉर इंस्टेंस अभी कुछ दिनों पहले ईद के मौके पर जब ये बात की गई थी कि इमरान खान साहब नथिया गली छुट्टियां मनाने चले गए हैं, या उससे पहले जरदारी साहब के मुताले काफी कुछ खबरें कयास आराइयां हो रही थी कि वो गायब हैं, क्यों गायब हैं, क्या वजह है इसकी। ये क्या जर्नलिज्म का एक डिस्कोर्स होता है, या ये सेंसेशनलिज्म की एक चाल होती है कि ये सेंसेशनलिज्म हो जाए, पीआर मिल जाए, जो ज्यादा बोलेगा वो आगे निकल जाएगा? नहीं, ज्यादा बोलने से ज्यादा जब आपके कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं ना, टीवी चैनल कमर्शियल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं, और कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है कि खबर सबसे पहले दो। जब खबर सबसे पहले देने की दौड़ होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सच है या झूठ है। अब उनकी वो पिक्चर्स पुरानी थी, तो नथिया गली वाली जो पिक्चर्स थी वो पुरानी थी, लेकिन न्यूज ब्रेक करने वालों ने ब्रेक किया, एक ने किया तो उन्होंने कहा यार तो बड़ा क्रेडिबल होगा, इसने किया है तो अच्छी न्यूज ठीक होगी, उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को लगा दिया, सबने कर दिया। अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, कमर्शियल एंटिटीज के अंदर ये ट्रेंड होता है, खबर चली गई, ब्रेक हो गई, झूठ बोल दिया, फेक न्यूज हो गई, उसके बाद उसके ऊपर माजरत नहीं करते। यही अगर आप वेस्ट में होते ना, वो आपकी ना चमड़ी उधेड़ के रख देते आपके सारे बिजनेस में कि ये आपने क्या किया। आपको माफिया भी मांगनी पड़ती, तरले भी करने पड़ते और चैनल भी बैन होते। यहाँ पर ये नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि प्रोफेशनल्स की कमी है, एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता। मैंने अपने शो का नाम एडिटोरियल क्यों रखा था, उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। मेरा 15 साल का ब्रेन था, जो मैंने आई बर्nt माय ब्रेन ऑयल फॉर लास्ट 15 years इन दिस जर्नलिज्म। तो मुझे जो है मैंने उसका दिमाग लगाया। हमारे इदारों के अंदर, हमारे कमर्शियल एंटिटीज के अंदर एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एडिटोरियल एज एन इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि हर खबर का चेक होता है, हर पिक्चर का चेक होता है, कंटेंट के ऊपर मेहनत होती है, उसके ऊपर मगजमारी होती है, डिफरेंट चीज डेवलप होती है, फिर प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वो एडिटोरियल चेक हमारे इदारों के अंदर नहीं है। मारा मारी चल रही है, खबर आती है, ठक 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 लग जाती है, और उसके बाद भूल जाते हैं। हर 2 दिन बाद नई खबर, कोई उस डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर कोई फॉलो अप नहीं है, और अगर डेवलप हो भी गई तो फिर भी कोई फॉलो अप नहीं है। तो ये अलमिया है हमारे मीडिया हाउसेस का। और उन्हीं इसी मीडिया हाउसेस के अंदर हमने एक शो शुरू किया एडिटोरियल के नाम से। तो उस पर हमारी पूरी मेहनत होती थी, और मेहनत हुई, कंटेंट डेवलप किया, उसने रिजल्ट निकाले, एंड एडिटोरियल बिकम ए ब्रांड, एडिटोरियल बिकेम ए ब्रांड, और पूरी दुनिया में उस ब्रांड को लोग जानते हैं। उसकी वजह यह थी कि हमने मेहनत की। तो सर अगर ये एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन बन जाए हर इदारे के अंदर तो शायद हो सकता है कि जिम्मेदारी का लेवल बढ़। सर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं रैप अप करूंगी। आपने औरत मार्च जब हो रहा था, कुछ काफी ज्यादा आप डिबेट हो रही थी उसमें, काफी ज्यादा उस पे बातें की जा रही थी। व्हाट डिड इट मीन फॉर यू? क्योंकि आज के दौर में भी कहा यह जाता है कि अगर एम्पावर्ड औरत को एक थ्रेट के तौर पे देखा जा रहा है, तो इसमें क्या मीडिया पर्सनालिटीज का क्या रोल हो सकता है इस चीज को बैलेंस आउट करने में? नहीं नहीं नहीं, a powerful woman is always a beautiful part of the society and she should be, ठीक है। एंड मैं तो बड़ा सपोर्ट करने वाला हूँ। मेरी टीम में 4 लड़कियां हैं, जो मेरे प्रोग्राम की टीम में 4 लड़कियां हैं, और वही ऑल इन ऑल है। मुझे तो इस पे कोई एतराज ही नहीं है। आप मेरे सामने एज ए फीमेल मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे एतराज किस चीज पे रहा है? मुझे एतराज इस चीज पे रहा है कि औरत के नाम पर, औरत को रिप्रेजेंट करने के लिए वो चंद खवातीन सामने आती हैं जो एनजीओज के एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। अब देखिए ना, हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ
कल्चर और ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस होती हैं, उसको हमें मद्देनजर रखना होता है। टेररिज्म सिर्फ गोलियों से या बंदूकों से नहीं होता, टेररिज्म लफ्जों से होता है। और वो टेररिज्म लफ्जों से कैसे होता है? आपको याद होगा एक वक्त था जब अमेरिका के अंदर कोई लड़की अगर स्कार्फ पहन के निकलती थी तो वो उनको लगता था कि हमारी सोसाइटी इससे टेरराइज हो रही है, तो वो अपनी सोसाइटी को टेरराइज होने से बचाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगाते थे। ऐसा है या नहीं है? एंड सेम इज द केस विद पाकिस्तान। अगर मेरी सोसाइटी के अंदर एक मार्च के नाम के ऊपर चंद गेज एंड लेस्बियंस खड़े होकर अपने राइट मांगना शुरू करते हैं तो मेरी सोसाइटी तो टेरराइज हो रही है। जिस तरह अमेरिका में कोई स्कार्फ पहनने से उनकी सोसाइटी को टेरराइज कर रहा था, इसी तरह पाकिस्तान में कोई गेज एंड लेस्बियन राइट्स मांगने से मेरी सोसाइटी को, मेरे कल्चर को टेरराइज कर रहा है। और अगर देखें हर सोसाइटी के अंदर, हम कोई आइडियल वर्ल्ड में तो रहते नहीं है ना, हम तो रहते हैं एक रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर यानी 22 करोड़ की आबादी के अंदर किसी एक बेगैरत भाई ने किसी एक सिस्टर को पॉर्न दिखा दी और उसके ऊपर एक एक बहुत बड़ा पेपर बन जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है माय ब्रदर शोड मी ए पॉर्न, और उसको मैं दिखा रहा हूं पूरी दुनिया को, तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? क्या अमेरिका के अंदर रेप्स नहीं होते? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? वो तस्वीरें कहां से जनरेट हो रही थी? वो जनरेट हो रही थी औरत मार्च से। मेरा कहना यह है, औरतों, अच्छा औरत मार्च तो फिर हया मार्च वालों ने भी किया, वो भी तो हमारे घर की खवातीन है। तो हम उन 4-5 इंटरनेशनली पेड एनजीओ की आंटीज को अपने 51% खवातीन का रिप्रेजेंटेटिव कैसे मान लें? मैं तो अपनी बहनों को रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। मेरी मेरी सिस्टर, एक सिस्टर मेरी डॉक्टर है, वो क्वींस मैरी हॉस्पिटल इंग्लैंड के अंदर न्यूरो सर्जन है, और वो अपने डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। मैं तो इस तरह से अपनी विमेन को एम्पावर होता हूँ। मेरी दूसरी बहन पायलट है, मैं तो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए पायलट एम्पावर होता हुआ देखता हूँ। लेकिन मैं ये कैसे कह दूं कि अगर एक बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके भाई ने उसके साथ वल्गैरिटी की है, तो उसकी एक स्टोरी को मैं हाईलाइट करके पूरी दुनिया को दिखा दूं कि पाकिस्तान के अंदर तो ये हो रहा है, तो मैं वो पाकिस्तान के अंदर वो कैरेक्टर्स क्यों ना उठाऊं जिस भाई ने फुटपाथ पे सोकर 35 साल गुजार के अपनी बहन के लिए अपनी एजुकेशन का बंदोबस्त किया, उसकी जॉब का बंदोबस्त किया, उसकी बहन की शादी की और उसका घर बसाया। वो स्टोरीज ज्यादा है जब वो एक स्टोरी ज्यादा है। तो वो जो एक स्टोरी को हाईलाइट करने वाले हैं ना, उनका औरत से कुछ लेना देना नहीं है। वो औरत मार्च के नाम के ऊपर अपना एक एजेंडा सेट करते हैं और उस एजेंडे के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको फंडिंग होती है, और ये हम सबको पता है। तो औरत के हवाले से, ख्वातीन के हवाले से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने कहा ना मेरी टीम की 4 लड़कियां लीडिंग रोल में है। आई मीन के अगर कोऑर्डिनेटर है तो वो भी फीमेल है, प्रोड्यूसर है तो वो भी फीमेल है, और मैं उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। मुझे पता है कि वो किस अंदाज से मेरी चीजों को हैंडल कर रही हो। तो अगर कोई ये समझता है कि जी मैं एंटी फेमिनिस्ट हूं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मैं एंटी औरत मार्च हूं और उन एनजीओ का जो पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। मैं उस औरत मार्च के भी हक में हूं जो जमात इस्लामी ने करवाया था। मैं उस औरत मार्च के भी हक में हूं जो फीमेल स्टूडेंट्स ने करवाया था लम्स के अंदर। तो आपको फिर उस स्टोरी के दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। हमारी कौम बड़ी जज्बाती और झूठी किस्म की कौम है, उसको लगता है हाय 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 औरत के साथ जाति कर डाली थी फारूकी ने क्योंकि इसने जो है ना सपोर्ट नहीं किया। तो मैं सपोर्ट करूं तो मैं गेज एंड लेस्बियन मैरिजेस को पाकिस्तान में कैसे सपोर्ट कर दूं यार? दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ थ्रेट टू माय सोसाइटी। उस स्टेटमेंट के थ्रेट की वजह से मेरी पूरी सोसाइटी टेरराइज हो जाती है। मैं कैसे अपनी बहनों के बीच में बैठ के बातें करूंगा? कैसे कहूं कि यार मैं कैसे डिस्कस करूं कि लेस्बियन मैरिजेस तो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी, कैसे कह दूं? ये आप बताइए। आप अगर इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं, आप बताइए, आप फीमेल आप करेंगे सपोर्ट? ये तो बड़ी फिर एक और कंट्रोवर्शियल और एक और इसमें एक डिस्कोर्स जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो ये डिस्कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की बेस का नाम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, और पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, मतलब पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान के ऊपर बना था। और टू नेशन थ्योरी के अंदर एक बात वाज़ेह लिखी गई है कि पाकिस्तान का जो कल्चर या मजहब होगा पाकिस्तान के रिलीजन से रिलेटेड होगा, और पाकिस्तान के रिलीजन से जो मजहब और जो कल्चर जो रिलेटेड है
वो पाकिस्तानियों का कल्चर है। उस कल्चर के अंदर माँ की भी इज्जत है, बहन की भी इज्जत है, बेटी की भी इज्जत है, बहू की भी इज्जत है। और उस कल्चर के अंदर एक फैमिली सिस्टम है, और उस फैमिली सिस्टम में पूरे घर के कुंबे के लोग बैठे होते हैं। और अगर कोई बेहूदगी करना चाहता है तो अपनी चार दीवारी के अंदर करे, मुझे कोई इतराज नहीं। So, ladies and gentlemen, that was Jameel Faruqi and his controversial takes on a lot of things, जो कि हम लोगों ने पहले भी सुन चुके हैं। तो द थिंग इज कि ऑब्वियसली हमें पता है कि एवरी साइड हैज टू कॉइन्स, ये उनकी एक राय थी। इसके बरक्स बहुत सारे और लोग होंगे जिनकी राय हो सकती है, बट बात यह है कि जर्नलिस्ट होकर यू यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑफ योर ओन, जो कि आपकी इंस्टीट्यूशन या जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं अफिलिएटेड हों। औरत मार्च और कादियानी और इसके अलावा पाकिस्तान में जर्नलिस्टिक्स का जो स्टैंड है वो एक घन चक्कर है। इट विल ऑलवेज रिमेन दैट वे, बिकॉज जैसे कि आपने सुना एक बात इन्होंने की विच इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन इसकी बरक्स बहुत सारी और बातें हैं जो कि विच ऑल्सो होल्ड ट्रू। वी ऑल्सो नो के पाकिस्तान में जैसे बाहर का एक जिक्र किया, अमेरिका में भी रेप्स होते हैं, पाकिस्तान में भी रेप्स होते हैं। रेप एक मजाक तो नहीं है, वो होते हैं, दे आर रियलिटी, और एक बहुत गंभीर रियलिटी है। कादियानियों का मसला उन्होंने जो जिस तरह जिक्र किया, बेशक उनकी जो बात थी वो एक लॉजिक ड्रिवन थी, बट वी कैन ऑल्सो नॉट से कि एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि एक बेजा कत्ल गारत भी किया जाता रहा है, जिसका जस्टिफिकेशन लॉयल्टी गद्दारी से थोड़ा सा questionable हो सकता है। Anyways, if you want to keep on having and listening to our show, हमारे पास और भी बहुत सारे मजीद इंट्रीगिंग पर्सनालिटीज हैं जिनको हम लेके आएंगे आपके सामने। प्लीज हमारा ट्विटर हैंडल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे यू कैन फाइंड अस एट द सिविल आइज। होप टू सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं हूं आमना जावेद एंड आई एम logging off now. Allah Hafiz.